शहर के एक शांत कोने में एक ऐसा आदमी रहता है जिसका अतीत हिंसा से भरा है और दिल टूटा हुआ है। लोग उसे रॉकी कहते हैं, खामोश, ठंडा और अछूता। लेकिन जब निर्दयी अपराधी मासूमियत को छीन लेते हैं तो उसका अतीत जाग उठता है और तूफान शुरू हो जाता है। कहानी एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू होती है, जहां कबीर नाम का एक चुपचाप रहने वाला आदमी शोर मचाते हुए मछली बेचने वाले से ताजी मछलियां ध्यान से चुन रहा है। उसके चेहरे पर पुराने दुखों का बोझ साफ दिखाई देता है। घर लौटते समय वो एक फूलों की दुकान के सामने रुक जाता है। सफेद ऑर्किड का एक गुच्छा उसकी नजर पकड़ लेता है और उसे उन नरम पलों की यादों में ले जाता है। वे दिन जो हंसी, साझा सपनों और उस पत्नी के प्यार से भरे थे जिसे वो अब खो चुका है। यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है और हकीकत फिर सामने आ खड़ी होती है। अपने अपार्टमेंट की इमारत तक पहुंचते ही कबीर अचानक आवाज लगाता है, किसी अनदेखे चोर को सामने आने के लिए ललकारते हुए। तभी एक छोटी सी आवाज जवाब देती है। उसकी छोटी पड़ोसी नाओमी हाथ उठाए सामने आती है, अपनी बेगुनाही जताते हुए, और उसे ये देखने के लिए कहती है कि कहीं कुछ गायब तो नहीं है। वो उत्साह से अपने स्कूल के दिन के बारे में बताने लगती है, लेकिन कबीर उसे बीच में ही रोक देता है, अंदर कदम रखता है और बिना एक शब्द बोले दरवाजा बंद कर देता है। उसी दिन बाद में कबीर अपनी साधारण सी गिरवी की दुकान खोलता है। नाओमी एक म्यूजिक प्लेयर बेचने के लिए वहां आती है। कबीर चुपचाप पैसे गिनता है और उसे 500 रुपए थमा देता है। उसके ठंडे व्यवहार के बावजूद वह जानता है कि नाओमी की पसंदीदा डिश मछली की करी है और अचानक ही उसे दोपहर का खाना साथ में खाने के लिए कह देता है। खाना खाते समय नाओमी गर्व से उसे एक लॉकेट दिखाती है जिसे वो बहुत संभाल कर रखती है। कबीर ठिठक जाता है। वो लॉकेट बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसकी पत्नी कभी पहना करती थी। उनका शांत पल तब टूट जाता है जब नाओमी की माँ अन्ना वहां आ जाती है और बच्ची को ऊंची आवाज में डांटने लगती है। कबीर समझाने की कोशिश करता है कि नाओमी किसी को परेशान नहीं कर रही, लेकिन अन्ना खुद ही उलझी और अस्थिर लगती है। थोड़ी देर बाद वो एक कैमरा बेचने के लिए कबीर को देती है और बदले में नकद पैसे ले लेती है। अन्ना रात में बार डांसर का काम करती है और नशे की लत से जूझ रही है। उसकी अस्थिर जिंदगी की वजह से नाओमी अक्सर कबीर के घर में सुकून तलाशती है। कई रातों में जब अन्ना पूरी तरह नशे में डूब जाती है, छोटी सी नाओमी कबीर की छत के नीचे सुरक्षित सो जाती है और धीरे धीरे वो उसकी सूनी और अकेली दुनिया की इकलौती रोशनी बन जाती है। नाओमी कबीर के बेहद करीब हो चुकी थी। एक शाम उसके पास बैठकर लगातार बातें करते करते वो धीरे धीरे सो गई। बाद में जब कबीर की आंख खुली तो वो वहां नहीं थी। कमरे की खामोशी में उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। उसकी उंगलियों पर रंग बिरंगे नेल डिजाइन बने हुए थे। सोते समय नाओमी की मासूम शरारत की निशानी। कुछ समय बाद नाओमी का पुराना म्यूजिक प्लेयर हाथ में लिए कबीर बस में सवार हुआ। धीमी सी धुन उसके कानों में गूंज रही थी। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा, अपनी पत्नी की कब्र के सामने खड़े होकर वो उन दिनों की यादों में खो गया जो उन्होंने साथ बिताए थे। उसने एक धीमी प्रार्थना फुसफुसाई। उसके चेहरे पर गहरी तड़प साफ झलक रही थी और फिर वो शहर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते समय उसने एक चिंताजनक दृश्य देखा। नाओमी अपनी सहपाठी की माँ और 2 पुलिसकर्मियों से घिरी खड़ी थी। उसने स्कूल बैग लेने की कोशिश की थी क्योंकि उसके पास खुद का बैग नहीं था। बड़े लोग बार बार उससे उसके माता पिता को बुलाने के लिए कह रहे थे। तभी उसकी नजर पास खड़े कबीर पर पड़ी। उम्मीद से उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सहारे के लिए उसकी ओर इशारा किया, लेकिन कबीर ने नजरें फेर ली। बिना उसकी ओर देखे वो ऐसे चला गया जैसे वो उसे जानता ही न हो। उस रात अपनी दुकान के अंदर कबीर ने उसे सख्ती से चेतावनी दी कि वो चोरी से दूर रहे। नाओमी का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। गुस्से और चोट से भरी वो वहां से जाने लगी। जब कबीर ने उसे रोका तो उसने अपना म्यूजिक प्लेयर वापस मांग लिया। आंसुओं के बीच उसने कबूल किया कि दुनिया में कोई भी उसे मायने रखने वाला नहीं समझता, यहां तक कि उसकी अपनी माँ भी नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसने कभी उससे ऐसी बेरुखी की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी उसने माना कि वो उससे नफरत नहीं कर सकती। वही एक इंसान था जो सच में उसकी बातें सुनता था। ये कहकर वो सिसकते हुए रात में भाग गई और कबीर पछतावे की खामोशी में वही खड़ा रह गया। जब नाओमी घर पहुंची तो उसके सामने खौफनाक मंजर था। कुछ हिंसक आदमी उसकी मां पर हमला कर रहे थे। वे गर्म किए हुए उपकरण से उसकी टांगे जला रहे थे और वो दर्द से चीख रही थी। उनमें से एक ने नाओमी की आंखें ढक दी ताकि उसकी चीख बाहर न निकल सके। उसी समय कबीर अपने अपार्टमेंट पहुंचा और तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। वो भागते हुए ऊपर पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वे लोग नाओमी और उसकी मां को जबरदस्ती कार में डाल चुके थे। कबीर ने पूरी ताकत से उस तेज रफ्तार कार का पीछा किया, लेकिन दूरी बढ़ती ही गई। कार की पिछली खिड़की से नाओमी बेतहाशा शीशे पर हाथ मारती हुई मदद के लिए रो रही थी और देखते ही देखते वो कार अंधेरे में गुम हो गई। इसके बाद कहानी 1 महीने पहले की घटनाओं की ओर मुड़ती है। एक पुलिस कॉन्फ्रेंस रूम में वरिष्ठ अधिकारी दीप अपने उच्च अधिकारी और एक विशेष टास्क टीम के साथ बैठे हैं। वे शहर में तेजी से बढ़ते संगठित अपराध पर चर्चा कर रहे हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध अंग व्यापार और बच्चों के शोषण के गिरोह। इस पूरे आपराधिक नेटवर्क के केंद्र में एक निर्दयी सरगना है, मनु, जो ड्रग ऑपरेशनों का मुख्य सप्लायर और नियंत्रक है। उसके लिए जमीन पर काम संभालता है उसका भरोसेमंद साथी
जिसे गलियों में फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। वही आदमी जो इस सिंडिकेट को बिना रुकावट चलाए रखता है। जो तूफान अब टूटने वाला है वो लंबे समय से बन रहा था। इस अपराध साम्राज्य की ऊपरी परत के नीचे कई खतरनाक चेहरे छिपे थे। एडविन सड़कों पर नशीले पदार्थों की आपूर्ति संभालता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि जहर शहर के हर कोने तक पहुंचे। दो भाई ल्यूक और केविन इस गिरोह के आदेश पर काम करते थे। वे भले ही ड्रग व्यापार में मदद करते हों, लेकिन उनका असली धंधा उससे भी ज्यादा भयावह था। अवैध अंगों की तस्करी और ऐसे कमजोर पर्यटकों को निशाना बनाना जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते थे। उनका प्रवर्तक अटाला ये पक्का करता था कि कोई भी उनके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत न करे। एक और अहम किरदार थी एक उम्रदराज महिला जिसे गलियों में आंटी कार्ला के नाम से जाना जाता था। वो एक ऐसे नेटवर्क को नियंत्रित करती थी जो बच्चों का शोषण करता था। कुछ को भीख मांगने वाले गिरोह में धकेलती थी तो कुछ को उन गैरकानूनी कामों में फंसा देती थी जिनका सामना किसी भी बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए। पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी दीप को एक गुप्त मिशन की कमान सौंपी गई। एक बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें सिंडिकेट के प्रमुख संचालकों में से एक फुटबॉल के बारे में खुफिया जानकारी मिली। योजना थी कि उसे उस नाइट क्लब में पकड़ा जाए जहां अन्ना डांसर के रूप में काम करती थी। अंडरकवर पुलिस कर्मियों ने चुपचाप इलाके को घेर लिया। लेन देन के दौरान एक कर्मचारी ने चोरी छिपे एक बैग उठा लिया जिसमें नशीले पदार्थ होने का शक था, लेकिन अन्ना को कुछ गड़बड़ लगा। उसने फुर्ती से पीछे से उस आदमी पर वार किया, बैग छीन लिया और तुरंत वहां से गायब हो गई। इसी बीच फुटबॉल को हलचल का आभास हो गया। एक पुलिसकर्मी उस पर झपटा, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराया। एक उग्र जानवर की तरह उसने हिंसक जवाब दिया और कई पुलिस वालों को पछाड़ दिया। तभी अफरातफरी के बीच दीप पहुंचे और एक जोरदार वार से उसे काबू में कर लिया। पुलिस ने ड्रेसिंग रूम में गायब ड्रग्स की तलाश की, लेकिन अन्ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले ही फरार हो चुकी थी। जब केविन को असफल सौदे की खबर मिली तो वो गुस्से में क्लब पहुंचा। बौखलाहट और हताशा में उसने घायल कर्मचारी पर हमला किया और जवाब मांगने लगा। वो आदमी मुश्किल से बोल पा रहा था, लेकिन उसने बताया कि हमला होने से ठीक पहले उसे अन्ना के परफ्यूम की खुशबू आई थी। अगली सुबह सिंडिकेट का सरगना मनु गुस्से से फट पड़ा। खेप का खो जाना भारी नुकसान था। उसने केविन और उसके भाई को बेरमी से अपमानित किया और साफ चेतावनी दी कि अगर 3 दिनों के भीतर ड्रग्स वापस नहीं मिले तो उन्हें अपनी ही देह से इसकी कीमत चुकानी होगी। धमकी साफ और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपमान और गुस्से में जलते हुए केविन ने ल्यूक से संपर्क किया। दोनों ने सुराग जोड़े। खेप अन्ना ही लेकर गई थी। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। कबीर घर लौटता है और तुरंत महसूस कर लेता है कि कुछ गलत है। उसका दरवाजा तोड़ा जा चुका है। अंदर 2 आदमी खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक चाकू निकालता है, लेकिन कबीर फुर्ती और सटीक वार से उसे निहत्था कर देता है। जैसे ही फुटबॉल आगे बढ़ता है, कबीर चौंकाने वाली क्रूरता से जवाब देता है और कुछ ही सेकंड में उसे काबू कर लेता है। बाहर ल्यूक बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। जब उसके आदमी उसे अंदर की खबर देते हैं तो वो हालात देखने के लिए अटाला को भेजता है। अटाला पहुंचता है और फुटबॉल को बेजान पड़ा पाता है। बिना घबराहट के अटाला कबीर को एक फोन थमा देता है। दूसरी ओर ल्यूक शांत आवाज में बोलता है, ये बताते हुए कि अन्ना और नाओमी उसकी हिरासत में है। वो उस कैमरा बैग की मांग करता है जो अन्ना ने पहले कबीर को दिया था, वही बैग जिसमें गायब ड्रग्स छिपे थे। स्थिति की गंभीरता समझते हुए कबीर चुपचाप वो बैग सौंप देता है। अटाला पैकेट निकाल लेता है। जाने से पहले वो फुटबॉल के शरीर में 2 गोलियां दाग देता है ताकि कोई ढीला सिरा बाकी न रहे। फिर फोन एक तरफ फेंक देता है। कबीर उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन एक बार फिर वो देर कर चुका होता है। अपने अपार्टमेंट में लौटकर वो पुलिस के पास जाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो जानता है कि ये दुनिया सीधे नियमों से नहीं चलती। वो चुप्पी चुनता है। ड्राइव के दौरान अटाला कबीर की ठंडे दिमाग वाली प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करता है। टकराव के समय उसने न हिचकिचाहट दिखाई, न डर। ल्यूक उसके अंदर कुछ और देखना शुरू करता है, क्षमता। जल्द ही कबीर को एक कॉल आती है। ल्यूक एक सौदा पेश करता है, एक पैकेट की डिलीवरी करो और अन्ना व नाओमी को रिहा कर दिया जाएगा। कोई और रास्ता न देखते हुए कबीर हामी भर देता है। निर्देशों का पालन करते हुए वो एक सुनसान जिम तक पहुंचता है। उसे लॉकर रूम में जाकर एक बैग उठाने और डिलीवरी पूरी करने को कहा जाता है। हर कदम उसे अपराध की अंधेरी दुनिया में और गहराई तक ले जा रहा है, लेकिन कबीर के लिए अब सिर्फ एक ही मकसद है, नाओमी को जिंदा वापस लाना। कॉल समाप्त करने के बाद कबीर ने निर्देशानुसार फोन फेंक दिया। जब उसने उस पैकेट को खोला जिसे उसे पहुंचाने के लिए कहा गया था, तो अंदर का नजारा अप्रत्याशित था। एक छोटी खिलौना कार जिसके भीतर नशीले पदार्थों के पैकेट ठूस-ठूस कर भरे गए थे। उसी समय पुलिस को एक गुमनाम सूचना मिली कि जल्द ही ड्रग्स का सौदा होने वाला है। सायरन की आवाज गूंज उठी और पुलिस की गाड़ियां तेजी से मौके की ओर दौड़ पड़ी। कबीर तय स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 2 हथियारबंद गार्ड पहले से मौजूद थे। खतरे का अंदेशा होते ही उसने चुपचाप एक चाकू अपने मोजे में छिपा लिया और फिर खुद को उनके साथ अंदर ले जाने दिया। उसे सीधे मनु के सामने ले जाया गया, जो उस समय एक भाषा शिक्षक के साथ रूसी भाषा का अभ्यास कर रहा था। मनु एक विदेशी सप्लायर से मिलने की तैयारी कर रहा था और उसने मान लिया कि कबीर वही संपर्क व्यक्ति है। उसने उत्साह से उसका स्वागत किया, लेकिन कबीर चुप रहा।
उसने बस खिलौना कार मेज पर रख दी। जैसे ही मनु को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। अचानक अफरातफरी मच गई। मनु ने अपने आदमियों को कबीर को पकड़ने का आदेश दिया। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ केविन था। उसकी आवाज शांत लेकिन जहरीली थी। उसने बताया कि उसने जानबूझकर कबीर को वहां भेजा था और पुलिस को भी खबर उसी ने दी थी ताकि मनु को फंसाया जा सके। ये उसके अपमान का बदला था। वो पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। गुस्से से तिल मिलाते हुए मनु ने अपने लोगों को कबीर को खत्म करने का आदेश दिया, जबकि वो खुद भागने की तैयारी करने लगा। कबीर को बेरमी से पीटा गया और ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन वो नीचे लगे एक जाल पर आ गिरा। जैसे ही मनु अपनी गाड़ी में तेजी से भागा, कबीर ने जाल काट डाला, चलती गाड़ी पर छलांग लगाई और उसे रोकने की कोशिश की। फिर भी मनु उसे झटक कर भागने में कामयाब हो गया। अचानक कबीर आमने सामने आ गया अधिकारी दीप के। तभी मनु के बचे हुए गुर्गों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अफरातफरी के बीच कबीर ने मौका देखा, एक गाड़ी में कूदा और खुद मनु का पीछा करने निकल पड़ा। पीछा बेहद खतरनाक और लापरवाह था। मनु की गाड़ी पुलिस बैरिकेड से टकराते टकराते बची। उसने अचानक रिवर्स लिया और पूरी ताकत से कबीर की गाड़ी को टक्कर मार दी, फिर अंधेरे में गायब हो गया। जब गोलियां चलनी बंद हुई, दीप की टीम ने बाकी हमलावरों को ढेर कर दिया और कबीर की क्षतिग्रस्त गाड़ी की ओर दौड़ी। हिल चुका लेकिन जिंदा कबीर बाहर निकला और धीरे धीरे गाड़ी की डिक्की की ओर बढ़ा। जो उसने देखा, उसने उसे अंदर तक जमा दिया। अंदर अन्ना की बेजान लाश पड़ी थी, पहचान से परे क्षत-विक्षत। उसके धड़ पर सर्जिकल टांकों के निशान थे। उसके अंग, यहां तक कि उसकी आंखें भी निकाल ली गई थी। साफ था कि उसे इस गिरोह के अवैध तस्करी अभियान का हिस्सा बना दिया गया था। पुलिस ने तुरंत कबीर को हिरासत में ले लिया, उस पर शामिल होने का शक जताते हुए। पूछताछ के दौरान वो पूरी तरह खामोश रहा। न गुस्सा, न इनकार, न कोई सफाई। उसकी चुप्पी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। आगे की जांच में एक अजीब बात सामने आई। साइबर यूनिट 2009 से पहले कबीर के अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाई, जैसे उसका अतीत मिटा दिया गया हो। एक अधिकारी ने उसे तोड़ने की कोशिश में एक भयावह सच बताया। जब उसके अंग निकाले जा रहे थे, तब अन्ना अभी भी जिंदा थी। फिर भी कबीर ने कुछ नहीं कहा। हिरासत में बैठे हुए उसकी नजर जब्त किए गए सामान में रखी एक फ्लैश ड्राइव पर पड़ी। उसमें मनु के नेटवर्क से जुड़ी जानकारी थी। उसके पास ही नाओमी का एक छोटा सा कार्ड था, जो उनके मासूम रिश्ते की याद दिला रहा था। बाद में जब उसे खाना खाने के लिए थोड़ी देर के लिए हथकड़ियों से आजाद किया गया, तभी सब कुछ बदल गया। उधर दीप को एक आपातकालीन कॉल मिली। कबीर फरार हो चुका था। सुरक्षा कैमरों ने सच्चाई दिखा दी। जैसे ही उसकी बेड़ियां हटाई गई, कबीर ने विस्फोटक फुर्ती से हरकत की। कुछ ही सेकंड में उसने तेज और हड्डियां तोड़ देने वाले वारों से कई पुलिस वालों को निष्क्रिय कर दिया। 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल पड़े रह गए और वो थाने से गायब हो गया। इस घटना के बाद अधिकारियों ने कबीर के मिटाए गए अतीत की जांच और तेज कर दी। इधर ल्यूक ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसे शक था कि अन्ना का बॉयफ्रेंड कुछ जानता है। उसने उसे पकड़कर बेरमी से यातनाएं दी, लेकिन दर्द के बावजूद उस आदमी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। अब हर तरफ से शिकार शुरू हो चुका था। पुलिस, अपराधी और एक ऐसा आदमी जिसने आखिरकार अपने भीतर के तूफान को आजाद कर दिया था। गुस्से में अंधा होकर केविन ने अपना नियंत्रण खो दिया। हिंसक आवेश में उसने बंदी को मार गिराया और उसके शव को उसी काले बाजार की श्रृंखला में भेजने का आदेश दिया, जहां अंग निकाले जाते थे। उसकी दुनिया में मौत भी मुनाफे का जरिया थी। उधर नाओमी को आंटी कार्ला के पास ले जाया गया। बूढ़ी औरत ने उसे कई अन्य बच्चों के साथ कैद कर रखा था, जिन्हें अपराधी नेटवर्क के लिए शोषण के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा था। डरी और अकेली नाओमी अब ल्यूक और केविन के निर्दयी खेल की एक और मोहरा बन चुकी थी। इसी अफरातफरी के बीच पुलिस को कबीर के बारे में एक चौंकाने वाला सच पता चला। वो कोई साधारण दुकानदार नहीं था। रिकॉर्ड से खुलासा हुआ कि वो कभी एक विशेष सैन्य खुफिया ऑपरेटिव रह चुका था, जिसे बेहद खतरनाक गुप्त मिशनों की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। उसकी लड़ाकू क्षमता, रणनीतिक सटीकता और सहन शक्ति वर्षों की विशेष ट्रेनिंग का नतीजा थी। उसने ऐसे ऑपरेशन अंजाम दिए थे जो कभी सुर्खियों में नहीं आए। फिर उसके अतीत में कुछ अजीब हुआ, एक गोपनीय घटना, जिसके बाद 2009 से पहले उससे जुड़े सारे आधिकारिक रिकॉर्ड अचानक गायब हो गए, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके अस्तित्व को मिटा दिया हो। इसी बीच अपराधी गिरोह के भीतर ताकत का संतुलन बदल रहा था। अटाला ने मनु की तलाश शुरू कर दी और उसके बचे हुए वफादार लोगों को एक एक कर खत्म करने लगा। जब आखिरकार केविन का सामना मनु से हुआ, तो कभी हुकूमत करने वाला सरगना अब दया की भीख मांगता हुआ डरासमा इंसान बन चुका था। बदले की आग में जलते हुए केविन उसके बेहद करीब झुका और उसे मौत से भी बदतर अंजाम का खौफनाक वर्णन किया। ऐसा अंजाम जहां उसका शरीर धीरे धीरे तोड़ा जाएगा, जबकि वो हर पल को महसूस करने के लिए जिंदा रहेगा। उधर शहर में कबीर नाओमी तक पहुंचने के लिए हर सुराग तलाश रहा था। उसे वो फेंका हुआ फोन मिल गया, जिसे ल्यूक ने पहले इस्तेमाल किया था। फोन के पीछे लगा एक छोटा सा स्टिकर उसकी नजर में आया, एक अहम सुराग। बिना समय गवाए वो उस निशान को पकड़ते हुए पास की एक दुकान तक पहुंचा। अंदर जाकर उसने शांत स्वर में फोन दिखाया और दुकानदार से पूछा कि ये किसने खरीदा था। दुकानदार तुरंत रक्षात्मक हो गया
और सहयोग करने से मना कर दिया। साथ ही उसने इशारे से अपने गार्ड्स को सतर्क कर दिया। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। कबीर समझ चुका था वो एक और जंग के मैदान में कदम रख चुका है। उसने पहला वार किया। गार्ड्स को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि वो उन पर टूट पड़ा। उसके हमले तेज और सटीक थे, बेकाबू गुस्सा नहीं बल्कि नियंत्रित विनाश। एक एक कर आदमी उसके सोचे समझे वारों के नीचे गिरते गए। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी, हथियार कांपते हाथों से छूट गए। कुछ ही मिनटों में दुकानदार घुटनों पर था, रुकने की भीख मांगता हुआ। अपनी जान बचाने के लिए उसने खरीदारी के रिकॉर्ड और ग्राहक कार्ड सौंप दिए। एक नाम सबसे अलग चमका, बैजू। कबीर ने बचे हुए गुंडों में से एक को दबाव में लेकर साथ देने पर मजबूर किया। डर के मारे उसने खरीदार बनकर बैजू से संपर्क किया और शहर के एक आलीशान क्लब में मिलने का इंतजाम कर दिया। आने वाले तूफान से अनजान दुकानदार ने चुपके से पुलिस को खबर कर दी। अधिकारी दीप को तुरंत सूचना मिली कि कबीर उसी क्लब की ओर बढ़ रहा है। चमचमाती इमारत के भीतर कबीर लिफ्ट में दाखिल हुआ और खुद को केविन के ठीक बगल में खड़ा पाया। कबीर उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन केविन ने उसे तुरंत पहचान लिया। शांत चेहरे के साथ उसने ल्यू को फोन किया और कोड भाषा में कबीर के पहुंचने का संकेत दे दिया। इसी बीच डरा हुआ गुंडा सुरक्षा कर्मियों के साथ क्लब के वॉशरूम में बैजू से मिलने पहुंचा। उसकी घबराहट भरी हरकतों ने शक पैदा कर दिया। बैजू कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजा जोर से टूटकर खुला। कबीर तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। एक गार्ड पल भर में जमीन पर गिर पड़ा। बैजू ने चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसकी कलाई मोड़कर हथियार छीन लिया और उसी पर तान दिया। ठंडी टाइलों से चिपकाए हुए दर्द और डर के बीच बैजू को सच उगलना पड़ा। नाओमी को आंटी कालरा के पास ले जाया गया था। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अटाला अंदर घुसा और फायरिंग शुरू कर दी। बैजू वही ढेर हो गया। कबीर समय रहते एक केबिन में गायब हो गया। इसके बाद दो प्रशिक्षित लड़ाकों के बीच नजदीकी और बेरहम भिड़ंत शुरू हुई। अटाला कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसके वार सधे हुए और अनुशासित थे। उसने ब्लेड निकाला और तेज घातक हमले किए, लेकिन कबीर हर वार को पहले ही भाप लेता, शांत दक्षता से रोकता और पलटवार करता। एक जोरदार मुक्के ने अटाला को केबिन के दरवाजे से दे मारा। कुछ ही पलों बाद गोलियां फिर चली, लेकिन तब तक कबीर गायब हो चुका था। अफरातफरी क्लब के भीड़ भाड़ वाले हॉल तक फैल गई। संगीत अब भी गूंज रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। भीड़ के बीच अटाला और कबीर की नजरें फिर मिली। अब साफ दिख रहा था कबीर को गोली लग चुकी थी। पास ही केविन दिखाई दिया, लेकिन अधिकारी दीप को अपनी टीम के साथ अंदर आते देख वो ठिठक गया। उसने अटाला को आगे बढ़ने से रोक लिया। जाने से पहले केविन ने कबीर को एक फोन थमा दिया। कुछ ही पलों बाद फोन बजा। केविन की आवाज ताने मारती हुई थी। वो अन्ना के अंजाम का मजाक उड़ाकर कबीर को मानसिक पीड़ा में धकेलना चाहता था, लेकिन कबीर की आवाज ठंडी और स्थिर रही। उसने चेतावनी दी कि उन्होंने ऐसी रेखा पार कर ली है जहां से वापसी नामुमकिन है और अब अंजाम उनकी कल्पना से भी परे होगा। फिर उसने कॉल काट दी। खून बहता हुआ मुश्किल से कदम संभालता कबीर पास की एक मेडिकल स्टोर में घुसा। बिना कुछ कहे जरूरी सामान उठाया और रात में गायब हो गया। वो उस जगह पहुंचा जो उसकी यादों में दबी हुई थी, एक सुनसान घर जहां वो कभी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन शांत दीवारों ने उसके सबसे खुशहाल दिन देखे थे। अब वही दीवारें दर्द की गूंज से भरी थी। उस एकांत घर में दांत भींचकर कबीर ने खुद का इलाज शुरू किया। स्थिर हाथों और अटूट संकल्प के साथ उसने अपने शरीर में धंसी गोलियां खुद निकाल डाली। उसके भीतर का सैनिक पूरी तरह जाग चुका था। पुराने घर की खामोशी में जब वो अपने घाव सिल रहा था, तो दर्द ने सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा के गहरे जख्म भी कुरेद दिए। यादें लौट आई। सालों पहले वो और उसकी पत्नी अस्पताल के बाहर खड़े थे, अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करते हुए। उस कार में उम्मीद भरी थी, भविष्य बस छूने भर की दूरी पर लग रहा था। फिर सब कुछ एक पल में बिखर गया। हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा चलाई जा रही एक ट्रक ने बिना चेतावनी उनकी कार को टक्कर मार दी। गोलियां चली। कबीर के सीने में गोली लगी और वो बेबस होकर गिर पड़ा, जबकि चारों ओर अराजकता फैल गई। वो बच गया, लेकिन वो नहीं बच सकी। मदद पहुंचने से पहले ही उसने अपनी पत्नी को आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। उनकी बनाई हुई पूरी दुनिया एक निर्दयी पल में खत्म हो गई। उस रात ने सिर्फ उसका परिवार ही नहीं छीना था, उसने उस इंसान को भी दफना दिया था जो वो कभी हुआ करता था। वर्तमान में पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। उन्होंने गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया और उसे मजबूर किया कि वो कबीर से संपर्क करे। कॉल जुड़ते ही अधिकारी दीप ने बात संभाली। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन दुश्मनी भरी नहीं। उसने बताया कि पास के एटीएम की फुटेज में नाओमी जिंदा दिखाई दी है, लेकिन बदले में वो सच जानना चाहता था। पहली बार कबीर ने खुलकर बात की। उसने बताया कि कैसे भाइयों ने अन्ना और नाओमी को बंधक बनाकर उसे ड्रग्स की डिलीवरी के लिए मजबूर किया। उसने ये भी बताया कि कैसे उसे फंसाया गया और अन्ना की बेरहम हत्या का दोष उसके सिर मढ़ दिया गया। कॉल खत्म होने के बाद कबीर ने वो फ्लैश ड्राइव जांची जो उसने हासिल की थी। उसमें बेहद अहम जानकारी थी। मनु के ऑपरेशन से जुड़े 2 सक्रिय ठिकानों का पता। उधर आंटी कार्ला अपने शोषण के जाल को और फैलाने में लगी थी। उसने एक और डरी हुई लड़की को इस नेटवर्क में शामिल कर लिया। उसी बीच अब भी कैद में फंसी नाओमी ने अटाला के घायल सिर पर धीरे से कपड़ा दबाया।
उसकी मासूम करुणा ने अटाला को असहज कर दिया। कैद में होने के बावजूद उसकी मासूमियत बरकरार थी। अगली सुबह दीप ने एडविन को गिरफ्तार किया और उसकी खोखली छड़ी के अंदर छिपाए गए नशीले पदार्थ बरामद किए। पूछताछ और सीसीटीवी सबूतों के सामने एडविन ने आखिरकार पूरे ऑपरेशन का तरीका उजागर कर दिया। बच्चों को कुरियर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। हर बच्चे की एक तय भूमिका थी। उसी समय कबीर खुद ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने एक छोटे लड़के का पीछा किया जो एक दुकान से खिलौना कारें ले रहा था। वे खिलौने एक गेमिंग सेंटर में पहुंचाए गए जहां उनमें छिपे ड्रग्स निकालकर दूसरे बच्चे को दे दिए गए। वो बच्ची नाओमी थी, अनजान की कबीर पास ही है। वो उन पैकेज को तीसरे ठिकाने तक ले गई। बदले में उसे पुराने जूते दिए गए जिनके अंदर चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड छिपे थे। फिर बच्चे उन्हीं कार्ड से एटीएम से नकद निकालते और इस तरह पूरा काला धन सफेद किया जाता। कबीर उस लड़के का पीछा करते हुए एक इमारत तक पहुंचा, लेकिन पुलिस अधिकारी उसकी मंशा से अनजान उसे रोकने की कोशिश करने लगे। थोड़ी झड़प के दौरान वो लड़का एक वैन में भाग निकला और एक बार फिर कबीर के हाथ से फिसल गया। उस रात कबीर ने मनु के एक गुप्त ठिकाने का पता लगा लिया। वो खामोशी से अंदर घुसा। अंदर उसने ल्यूक को देखा जो बच्चों से जबरदस्ती ड्रग्स की पैकिंग और प्रोसेसिंग करवाता हुआ निगरानी कर रहा था। बच्चों की आंखों में डर साफ था और अंदर बढ़ते हुए कबीर एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां उसके कदम थम गए। वहां मनु की लाश पड़ी थी, क्षत-विक्षत, निर्जीव। पास ही एक छोटी लड़की का शव था जिसकी आंखें सर्जरी से निकाल ली गई थी। हवा में केमिकल की तीखी बदबू फैली थी। दूसरे कमरे में एक बच्ची जहरीले धुएं के कारण गिर पड़ी। ल्यूक ने अपने आदमी को आदेश दिया कि उसे स्टिमुलेंट का इंजेक्शन लगाकर फिर से काम पर लगा दिया जाए। जैसे ही सिरिंज उठाई गई, एक गोली की आवाज गूंजी। कबीर आ चुका था। उसने लड़की को एक तरफ हटने का इशारा किया और फिर से फायर किया। अफरातफरी मच गई। ल्यूक के आदमी संभल पाते उससे पहले ही कबीर ने निर्दय कुशलता से उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। गोलियों ने गार्ड्स को गिरा दिया। आखिरी गोली ल्यूक की टांग में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। कबीर बिना हिचकिचाहट उसके ऊपर टूट पड़ा। सालों से दबा हुआ दुख, गुस्सा और खोने का दर्द फट पड़ा। उसके वार बेरहम और लगातार थे। ल्यूक की चीखें पूरे परिसर में गूंजने लगी क्योंकि कबीर उस रात से भीतर दबे हर जज्बात को बाहर निकाल रहा था जब उसकी दुनिया उजड़ गई थी। फिर कबीर ने एक कॉल किया। केविन ने फोन उठाया। बिना कुछ कहे कबीर ने फोन ल्यूक के टूटे हुए शरीर के पास कर दिया ताकि केविन अपने भाई की दर्द भरी चीखें सुन सके। शांत स्वर में कबीर ने नाओमी को वापस करने की मांग की। केविन ने बदले में धमकी देने की कोशिश की। कबीर ने जवाब में दबाव और बढ़ा दिया और ल्यूक की चीखें और तेज हो गई। कॉल उन चीखों की गूंज के साथ खत्म हुई। अब ये जंग छायाओं में छिपी नहीं रही थी, ये अब निजी बन चुकी थी। गुस्से और बेताबी से अंधा होकर केविन ने एक भयावह फैसला लिया। उसने आदेश दिया कि नाओमी को कड़ी सुरक्षा में उनके गिरोह से जुड़े एक भ्रष्ट डॉक्टर के पास ले जाया जाए। योजना राक्षसी थी। बदले के नाम पर उसे विकृत कर दिया जाना था। उधर समय कितना कम बचा है ये जाने बिना कबीर अपनी अगली चाल की तैयारी करने लगा। ड्रग फैसिलिटी के अंदर कबीर ने एक लटकते हुए लैंप को उस जगह के ठीक ऊपर बांध दिया जहां नशीले पदार्थों का एक पैकेट रिस रहा था। सोची समझी सटीकता के साथ उसने उसे काट दिया और पास की गैस वाल्व को ढीला कर दिया। धीरे धीरे गैस पूरे बंद कमरे में फैलने लगी और पाउडर फर्श पर बिखर गया। जाने से पहले कबीर ने कैद बच्चों को आजाद किया और दीप को कॉल कर सटीक लोकेशन बता दी। उसने फोन बच्चों को थमा दिया और निर्देश दिया कि पुलिस के आने तक छिपे रहें। कुछ ही पलों बाद लैंप की तार जलकर टूट गई। वो नीचे गिरा। चिंगारी गैस से टकराई। एक भीषण विस्फोट ने पूरी इमारत को हिला दिया। कमरा आग और अराजकता में डूब गया। थोड़ी ही देर में दीप और उसकी टीम मौके पर पहुंच गई और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। उसी समय अन्य पुलिस इकाइयों ने आंटी कालरा के ठिकाने पर छापा मारा, पूरे ऑपरेशन को ध्वस्त कर दिया और शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कबीर कहीं और जा चुका था। वो सीधे दूसरे ठिकाने की ओर बढ़ा जहां केविन और अटाला उसका इंतजार कर रहे थे। वे हथियारबंद लड़ाकों से घिरे खड़े थे, आत्मविश्वास से भरे कि यही अंतिम टकराव होगा। केविन आगे बढ़ा, चेहरे पर क्रूर मुस्कान के साथ। अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने कुछ ऐसा दिखाया जो शब्दों से परे था। एक कांच का कंटेनर जिसमें उसके अनुसार नाओमी की आंखें थी। उसने उस कृत्य का वर्णन डरावनी शांति के साथ किया। पहली बार कबीर के हाथ कांपे, डर से नहीं, दर्द से। उसने धीरे से उस कंटेनर को कपड़े में लपेटा और एक तरफ रख दिया। उसकी खामोशी किसी भी धमकी से भारी थी। फिर उसने अपना हथियार उठा लिया। पहली गोली की गूंज पूरे परिसर में फैल गई। केविन बाल बाल बचा और चारों ओर अफरातफरी मच गई। गोलियां दीवारों को चीरती और कांच तोड़ती हुई गुजरने लगी, जबकि कबीर गोलियों की बारिश में एक परछाई की तरह आगे बढ़ रहा था। उसका निशाना बेदाग था। हर गोली सोच समझकर चलाई गई और एक एक कर हमलावर गिरते गए। अटाला ने जवाबी फायर किया। गोली कबीर को लगी और उसका हथियार हाथ से छूट गया। लड़ाई एक पल में गोलियों से मुक्कों पर आ गई। घायल होने के बावजूद कबीर आगे बढ़ता रहा। निहत्थे होकर भी उसने अपने वर्षों की ट्रेनिंग से निखरी बेरहम नजदीकी लड़ाई की तकनीकों से कई दुश्मनों को धराशायी कर दिया। जब उसके हाथों में चाकू आए तो मुकाबला और भी खतरनाक हो गया। उसकी हरकतें तेज,
सटीक और लगातार थी, हर बार अपंग करने वाला, हर कदम अंतिम। उसे घेरने वाले लोग डगमगाने लगे। एक हमलावर भारी हथौड़ा लेकर उस पर झपटा। कबीर एक तरफ हटकर घूम गया और घातक सटीकता से चाकू फेंका। वार सीधा लगा। इससे पहले कि वो संभल पाता, कबीर ने दूरी खत्म की और एक निर्णायक वार में लड़ाई समाप्त कर दी। धुआं हवा में भर गया, फर्श पर लाशें बिखरी पड़ी थी और कबीर के भीतर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। जब आखिरी लड़ाका भी गिर पड़ा तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। धुएं और मलबे के बीच से अटाला आगे बढ़ा। बिना कुछ कहे उसने अपनी खाली बंदूक जमीन पर गिरा दी और चाकू निकाल लिया। कबीर तुरंत समझ गया, ये अंत हाथों हाथ होगा। दोनों घायल शिकारी की तरह एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। फिर इस्पात टकराया। मुकाबला बेहद करीब और उग्र था। उनके ब्लेड छोटे छोटे घेरों में चमके। वार, रोक, काट, हर हरकत सटीक और घातक। उनकी बाहों, कंधों और पसलियों पर घाव खुलते गए। खून कपड़ों पर फैलता गया। न कोई पीछे हटा, न किसी ने डर दिखाया। अटाला ने पूरी ताकत से झपट्टा मारा और कबीर ने उतनी ही तीव्रता से पलटवार किया। अंतिम टकराव में कबीर ने अपना ब्लेड आगे धंसा दिया। उसी क्षण अटाला ने भी अपना चाकू कबीर के सीने में घूम दिया। एक सांस थाम देने वाले पल के लिए दोनों एक दूसरे से जकड़े खड़े रहे। फिर कबीर ने अपनी पकड़ बदली, खुद को छुड़ाया और अटाला की गर्दन पर एक अंतिम निर्णायक वार किया। अटाला गिर पड़ा। उनके बीच की जंग खत्म हो चुकी थी। कंपाउंड के दूसरी ओर केविन भागने की कोशिश कर रहा था। एक बॉडीगार्ड उसे बचाने आगे बढ़ा, लेकिन कबीर ने उसे प्रतिक्रिया देने से पहले ही ढेर कर दिया। केविन अपनी कार में कूद पड़ा और बेतहाशा रफ्तार से भागने लगा। कबीर ने गोली चलाई। टायर फट गए, गाड़ी नियंत्रण खो बैठी। लोहे के गेट तोड़ती हुई फिसलकर कब्रिस्तान में जा घुसी। कब्रों के पत्थर कांप उठे जब कार हिंसक झटके के साथ रुकी। घबराया हुआ केविन फोन निकालकर पुलिस को अपनी लोकेशन चिल्लाते हुए बताने लगा, लेकिन कबीर पहले ही उसकी ओर बढ़ रहा था। गोलियां विंडशील्ड से टकराई और उछलकर वापस आ गई। कार बुलेट प्रूफ थी। अंदर बैठा केविन हंसने लगा। बख्तरबंद शीशे के पीछे सुरक्षित होकर वो कबीर को ललकारने लगा, उसे आगे बढ़ने की चुनौती देने लगा। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कार के बोनेट पर चढ़ गया और विंडशील्ड के ऊपर खुद को संतुलित किया। अंधाधुंध गोलियां चलाने के बजाय उसने एक ही जगह निशाना साधा। एक के बाद एक गोली उसी बिंदु पर लगी। शीशा दरकने लगा, दरारें गहरी होती गई और फिर वो भीतर की ओर टूट गया। अगली गोली पार जाकर सीधे केविन को लगी। कबीर धीरे से नीचे उतरा और कब्रों के बीच खड़े एक क्रॉस की ओर बढ़ा। एक पल के लिए वो रुका, जीत के लिए नहीं, बल्कि सोच में डूबकर। उसकी पत्नी की यादें उसके मन में उमड़ पड़ी। जो कुछ उसने खोया था, जो कुछ जलकर राख हो गया था। उसके पीछे केविन अभी भी जिंदा था, बस नाम मात्र। कबीर मुड़ा, टूटी हुई कार पर फिर से गोलियां खाली कर दी और गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। अंदर बैठे आदमी का अंत हो गया। धुआं रात के आसमान में उठने लगा। कबीर कब्रों के बीच अकेला खड़ा था। उसने अपनी बंदूक उठाई और उसे अपने सिर पर रख लिया। पत्नी के जाने और नाओमी के खो जाने के बाद उसे लगा कि अब इस दुनिया से उसे बांधे रखने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई। अंकल, उस आवाज ने उसे जड़ कर दिया। वो मुड़ा, नाओमी वहां खड़ी थी, जिंदा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो दौड़कर आई और उससे लिपट गई। राहत की लहर उस पर टूट पड़ी। वो सुरक्षित थी। क्या हुआ था? जब भ्रष्ट सर्जन उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, तब अटाला ने हस्तक्षेप किया था। नाओमी द्वारा उसके घाव पर की गई देखभाल, निर्दयता के बीच उसकी शांत दया ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। अपने अंतर्मन की उस अंतिम जागृति के क्षण में उसने प्रक्रिया रोक दी और डॉक्टर के खिलाफ ही खड़ा हो गया। और उसी एक फैसले ने उसकी जान बचा ली। सालों बाद पहली बार कबीर ने अपना हथियार हार में नहीं बल्कि उम्मीद में नीचे किया। सुबह तक पुलिस की गाड़ियों की चमकती लाइटें उस खामोश तबाही को चारों ओर से घेर चुकी थी। ऑफिसर दीप अपनी टीम के साथ पहुंचे। अब वे पूरी सच्चाई समझ चुके थे, लेकिन कानून को अपना रास्ता लेना ही था। साफ झिझक के साथ उन्होंने कबीर को गिरफ्तार किया। नाओमी उसके पास ही रही जब उन्हें साथ ले जाया जा रहा था। रास्ते में कबीर ने धीरे से एक आखिरी जगह रुकने की अनुमति मांगी। दीप ने हाँ कर दी। गाड़ी एक छोटी सी दुकान के पास रुकी। कबीर नाओमी के साथ अंदर गया और बड़े ध्यान से उसके लिए नया स्कूल बैग, कॉपियां, पेंसिल और पढ़ाई की सारी जरूरी चीजें चुनी ताकि वो फिर से शुरुआत कर सके। एक शिकार के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में जिसके पास भविष्य हो। उसने चुपचाप भुगतान किया। बाहर आकर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन भारी। उसने उसे बहादुर बने रहने को कहा, मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा, जब तक वो लौटे हिम्मत के साथ जीने को कहा। भले ही दुनिया कभी कभी अकेली लगे, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो अंदर से कितनी मजबूत है। पुलिस वाहन की ओर बढ़ने से पहले उसने एक आखिरी बार गले लगाने की इच्छा जताई। नाओमी ने एक पल भी नहीं सोचा। वो उससे कसकर लिपट गई, इस बार डर से नहीं बल्कि सुकून से। उस आलिंगन में कबीर के भीतर का दुख, गुस्सा और खालीपन पिघलने लगा। सालों में पहली बार उसने दर्द के अलावा कुछ और महसूस किया। जब गाड़ी दूर जाती चली गई, उनका रिश्ता टूटा नहीं, न दूरी से न समय से। और यही ये कहानी अपने शांत अंत तक पहुंचती है।
अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो ऐसे ही दमदार मूवी ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।